Assalamu alaikum students. This is your functional English class. Be attentive please. Let's have a start. This is chapter 2, the verb phrase. एक बात पहले भी पीछे होती रही है कि हम verb phrase की टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि verb alone जो है ये कम यूज होता है. मोस्टली आप देखेंगे verb के साथ helping verb होगा तो फिर सेंटेंस बनेगा. टोटल जब हम कहते हैं कि तीन, तो बेसिकली तीन टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. और इन तीन टेंसेस में चार एस्पेक्ट्स ऐड होते हैं. वो जो एस्पेक्ट्स अंदर ऐड होते हैं, जो इंडेफिनिट का एक एस्पेक्ट है, एक प्रोग्रेशन का, एक परफेक्शन का, फिर परफेक्शन और प्रोग्रेशन का कंबाइंड भी आ जाता है. ये फोर जो एस्पेक्ट्स हैं इनकी वजह से 12 टेंसेस बन जाते हैं, यानी वही टेंसेस जिन्हें हम वैसे कहते हैं कि ये 3 हैं. तो ये 12 टेंसेस बनते हैं. इन 12 टेंसेस में से सिर्फ 2 ऐसे टेंसेस हैं, प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट, जिन्हें हम बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के भी बना लेते हैं. उनमें बगैर हेल्पिंग वर्ब के, जैसे आप कहते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट डेफिनेट का एक सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपने बना लिया. और एक पास्ट डेफिनेट में, जैसे आई स्पोक इंग्लिश, उसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब आपने यूज नहीं किया. लेकिन अब अगर आप इनका कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डेफिनेटली यू आर टू गो टुवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब साथ आपने ऐड करना है तो फिर ही आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकेंगे. जब आपने कहा कि आई स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये डू आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया साथ. इस तरह से पास्ट डेफिनेट में जाएं तो आई स्पोक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. फिर इंट्रोगेटिव में डू आई स्पीक इंग्लिश और डिड आई स्पीक इंग्लिश, ये डू डिड ये आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं. तो सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट डेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस, यही 2 सेंटेंसेस हैं जो आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स बना लेते हैं. बाकी हर टेंस के, हर टाइप के सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी. इस वजह से वर्ब फ्रेज की टर्म वर्ब की जगह पे ही यूज की जा रही है. यानी अब हम वर्ब नहीं कहते बल्कि वर्ब फ्रेज यूज करते हैं टर्म, इसलिए कि ज्यादा है यही. तो अब ये भी याद रखें कि अगर एक वर्ब भी होगा तो उसे भी हम वर्ब फ्रेज कह देंगे फिर, क्योंकि टर्म ही ये यूज करनी है. व्हाट इज अ वर्ब? पहले तो ये है ओवरव्यू में, फिर इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, फिर पर्सन, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. अब फर्स्ट इसमें देखें, देयर इज अ लॉट टू नो अबाउट वर्ब्स. दिस सेक्शन विल एक्सप्लेन सम एरियाज ऑफ द यूज ऑफ वर्ब्स एंड इंट्रोड्यूस अदर्स, which will then be expanded on in later sections. सबसे पहले ये देखना है वर्ब क्या है. A verb is a word that describes activities, processes, states of being and states of mind. अब ये कुछ चीजें इसने अंदर इकट्ठी कर दी. हमने तो ये कहा था कि हम बेसिकली वर्ब की जब बात करते हैं उसमें या डूइंग होगी या बीइंग होगी. डूइंग या बीइंग, एक्शन होगा तो हम डूइंग कहते हैं और स्टेट होगी तो हम बीइंग कहते हैं. इसने कहा कि एक्टिविटीज भी हैं, प्रोसेसेस भी हैं. अब देखें, एक्टिविटीज से मुराद ये है कि जो एक एक्ट आपने एक ही दफा में किया. वो किस तरह से है? जैसे आपने कहा कि मैंने किसी को आवाज दी. अब एक आवाज दी, बस खत्म हो गया, एक्टिविटी इतनी थी, बस खत्म हो गई. फिर आपने किसी को इनवाइट किया, ये भी एक्टिविटी थी, खत्म हो गई. किसी के थप्पड़ मारा, एक्टिविटी खत्म हो गई वहीं पे, एक दफा में, एक एक्ट में. फिर प्रोसेसेस, आप कहते हैं मैं खाना खा रहा हूं. अब खाना तो आपने एक लुकमे में नहीं खत्म किया, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है. फिर इसी तरह से कम्युनिकेट करना किसी के साथ. अब आपकी बातचीत चल रही है, स्पीच है आपकी, आई एम स्पीकिंग टू माय सबॉर्डिनेट्स, ये प्रोसेस बन जाएगा. फिर है स्टेट्स ऑफ बीइंग. स्टेट्स ऑफ बीइंग क्या है कि आप ये बताते हैं कि आप या कोई पर्सन क्या है. जैसे इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह हम यूज करते हैं
ये सब स्टेट ऑफ बीइंग के लिए वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं। तो जैसे एक्टिविटीज के लिए पीछे मैंने कहा बीट, इनवाइट, कॉल, ये एक्टिविटीज थी। प्रोसेसेस में जैसे कम्युनिकेट, फिर रन। आप देखें रन एक दफा का तो नहीं, एक स्टेप उठाया तो रन हो गया, ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। स्टेट्स ऑफ बीइंग में आ जाते हैं फिर बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ये 8 फॉर्म्स जो हैं बी की, ये सब इसमें शामिल हैं। और फिर कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को ही शो करते हैं लेकिन बी वर्ब उनमें नहीं होता। ये क्या है? जिसमें ये स्टेट ऑफ माइंड आ जाती है। किस तरह से? आपने कहा कि आई ग्रू एंग्री, मैं गुस्से में आ गया। अब ये ग्रू जो है बेसिकली तो स्टेट ऑफ बीइंग ही है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा ये चेंज कर लें कि इसमें आपने किया क्या है, तो अपने माइंड की एक स्टेट असल में आपने बताई है कि उसमें गुस्सा। और एक सूरत इसकी ये भी है स्टेट ऑफ माइंड की कि समटाइम्स हम कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं कि बाहर तो लगता है कि एक्शन की बात हो रही है, उसमें एक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, वो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे आपने ये कहा कि आई हैव सम बुक्स। अब आई हैव सम बुक्स, ना तो ये कोई एक्टिविटी है, ना ये प्रोसेस है, ना आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, बल्कि ये सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड है कि आप एक पोजेशन की सेंस अपने माइंड में रखते हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ है, और कुछ नहीं उसमें। हैव, हैज, हैड, ये सब इस सेंस में यूज होंगे। फिर इसी तरह से ये बिलोंग, BELONG, बिलोंग, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब बुक क्या करती है? उसमें कुछ भी नहीं है, ये आपका एक मेंटल स्टेट है कि आप बताते हैं कि ये बुक मेरी है। इसी तरह से स्टेट्स में आप कहते हैं कि आई ओन अ हाउस, मेरा एक घर है, आई ओन। अब ओन बाहर तो एक वर्ब यूज किया आपने, लेकिन उसमें कोई ना एक्टिविटी है, ना प्रोसेस है, ना स्टेट ऑफ बीइंग है, बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये मैं कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जरा देखिए। जी, फर्स्ट इसमें एक्टिविटीज वर्ब में। लाइक बीट, स्लैप, सिट, व्हेन, प्रोसेसेस, एग्जामिन। अब किसी चीज का जब आप मुआयना करेंगे तो डेफिनेटली एक प्रोसेस है जो चल रहा होगा। एनालाइज, एटसेट्रा, ये प्रोसेसेस। फिर स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट्स ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में बी, आपका होना कि आप क्या हैं, उसकी सारी फॉर्म्स हैं। फिर स्टेट्स ऑफ माइंड, जिसमें OWN, ओन, possess, हैव, एटसेट्रा। ये सारे वर्ब्स आप यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए और स्टेट्स के लिए। ऊपर रख। तो वर्ब में 4 चीजें हमने उसमें स्टडी की थी, जिसमें एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग और स्टेट्स ऑफ माइंड। वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? फुल टेल।
यस, वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं? ये गेस्ट कैसे हो गया? सर एटलीस्ट 5 होती हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 5 से ज्यादा किसकी फॉर्म्स हैं? सर माइट में बी की। बी की? बी की यस कितनी सर। फॉर्म्स हैं? सर 8 सर है वो मेरा ख्याल। आपकी सर वो आपकी एक भी हो सकती है और मैक्सिमम आपने मेरे ख्याल से बी की बताई थी 8 होती हैं कौन शायद। कौन सी है ये? बी की सर। जी। बी की सर, एक तो बी थी, एक बीन थी, एक बीइंग थी, और और कौन सी थी? इसके अंदर आपने काफ़ी सारी बताई थी सर। एक सेकंड, अब वो थोड़ी सी पूरी भूल गई करनी थी। है आपने, जो मैंने बताई थी आप पूरी करें थे। सर वैसे कम से कम 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, जाहिद असर ए बी की हो सकती हैं 8 फॉर्म्स। पिज्जा रैम, वॉजवर, बी और बीन, बीइंग, माइट और मे, सर सारी इसमें सुभान फॉर्म्स अल्लाह, ये आती हैं। माइट में कहाँ से आ गए इसमें? नो सर, माइट में नहीं सर, सॉरी सॉरी, ये बच्चे ने बोला सर, मैं दोबारा सॉरी। आप दोबारा पूरी करें जरा काउंट करके। सर इजारम, जी। वॉजवर, बीन, बी, बीइंग, और दो हैं वो हैं सर, वुड कुड शायद, ए? ना ना ना, बी वुड से और बनानी है। कुड। सर वुड और कुड नहीं आती इसके अंदर। नहीं बेटा, बी से तो नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जी बी बेटा। की फॉर्म्स में आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ये फॉर्म्स हैं इसकी। कितनी हो गई? है सर? 8 हो गई पूरी? एक नहीं याद आ रही। दोबारा करें जरा। इज, एम, आर, बी से बेटा स्टार्ट करें ना, बी से स्टार्ट करें फिर पूरी हो जाएंगी। ओके, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। हो गई ना पूरी? हो गई। हाँ, ये बी से स्टार्ट होती यस सर। है। ओके। चलिए, ये हो गई इसमें जो डेफिनेशन में लिखा था कि एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस, स्टेट्स ऑफ बीइंग एंड स्टेट्स ऑफ माइंड। अब है अ वर्ब कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। वर्ब फ्रेज, वर्ब सिंगल वर्ड भी हो सकता है और उसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाएं। वर्ब फ्रेज भी बन सकती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ है। Verbs are classified according to how they are used in a clause as either main verb or auxiliary verb. किसी भी वर्ब को जब तक किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज ना हो जाए, हम ये नहीं कह सकते कि ये किस तरह का कौन सा वर्ब है। कुछ में तो देखें बिल्कुल क्लियर होगा कि ये मेन वर्ब्स ही हैं। फॉर एग्जांपल गो जो है ना, गो, अब इसको तो आप ऐसे ही यूज कर रहे होते हैं कि जैसे ये एक मेन वर्ब है, लेकिन इज को कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है? उसके लिए जब तक किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज ना हो जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने कहा कि क्लोज में जब आएगा फिर हम दो टाइप्स बनाते हैं इनकी, कि एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है।
उसके बाद है सिंपल एंड कंपाउंड वर्ब्स। A simple verb consists of a single word. अब वर्ब में जब हम टाइप्स देखते हैं तो अगर तो सिंगल वर्ड वाला है तो उसे हम कह देते हैं कि ये सिंपल वर्ब है। अ कंपाउंड वर्ब इज मेड बाय कंबाइनिंग एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड अ मेन वर्ब। और अगर साथ हम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दें फिर हम कहते हैं ये कंपाउंड वर्ब यूज हुआ है, और उसी को ही वर्ब फ्रेज भी कहा जाता है। फिर मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स, अ मेन वर्ब इज समटाइम्स कॉल्ड अ डूइंग वर्ड। ये डूइंग इसने कहा, हमने तो दो नाम रखे थे इसके, एक डूइंग और एक बीइंग। तो जब मेन वर्ब होगा तो या वो डूइंग शो करेगा या बीइंग शो करेगा। मोस्ट वर्ब्स आर मेन वर्ब्स, ज्यादा वर्ब्स मेन वर्ब्स ही हैं, एंड दे आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्शंस और स्टेट्स। और मेन वर्ब्स को हम डूइंग या बीइंग शो करने के लिए ही यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हुज़ैफा। सर सिंपल वर्ब्स को एक मरतबा रिपीट करिएगा। सिंगल वर्ड वाला जो वर्ड होगा उसे सिंपल कहेंगे, सिंगल जिसके साथ Yes. हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो सिंगल वर्ड वाला। यस सर, शुक्रिया। वेलकम। चलिए अब इसमें मेन वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। मेन वर्ब्स को इंडिकेट करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। किस तरह से? मेन वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। फर्स्ट है इनटू वर्ब्स दैट रिफर टू स्टेट्स एंड वर्ब्स दैट रिफर टू एक्शंस। एक तो ये है कि हम कुछ वर्ब्स को मेन दो क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं मेन वर्ब्स की, कि एक एक्शन वाले हैं और एक स्टेट वाले हैं। इनटू वर्ब्स दैट रिफर टू स्टेट्स एंड वर्ब्स दैट रिफर टू एक्शंस, यानी वही बीइंग और डूइंग। फिर इनटू वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर जो ऑब्जेक्ट जिनके बाद आता है उन्हें हम ट्रांसिटिव कह देते हैं, और जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब्स कह देते हैं। ट्रांसिटिव मीन्स, ट्रांसिटिव का मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट्स मेंट बाय ट्रांसिटिव? इसके लिए ऑब्जेक्ट लाजमी होता है और इसका मतलब ट्रांसफर। नहीं, ये तो बेटा कंस्ट्रक्शन हो गई ना कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वैसे इसमें जब आप बात करते हैं तो ट्रांसिटिव का मीनिंग क्या है? एक्शन ट्रांसफर हो रहा होता है। ट्रांसिटिव मीन्स Sir, pass over. वेरी पासिंग ओवर। ट्रांसिटिव पासिंग ओवर, ये पास कर देता है एक्शन को आगे, यानी वर्ब अगर आप यूज करेंगे तो वहां तक एक्शन कंप्लीट नहीं होता। ये बताता है कि आगे कोई चीज जरूर बताएं जिसने इस एक्शन को रिसीव करना है। तो कौन से क्वेश्चन हम पूछते हैं वर्ब के बाद? फिर अमीस, सर who और what? वेरी गुड। व्हाट और हु, इनमें से जो भी क्वेश्चन वहां पे रिक्वायर्ड हो, कंपैटिबल हो, वो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। जैसे अगर आप ये कहें कि आई बोट, आगे होगा व्हाट। अब बोट से तो हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ जब तक कि कोई चीज ना आगे मौजूद हो जिसको आपने बाय करना है। इसी तरह से दे ब्रोक व्हाट। इसी तरह से फिर द रॉबर किल्ड, हु डिड ही किल। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि आगे ऑब्जेक्ट आएगा जो इस व्हाट या हु का आंसर है, और ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स।
और इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं ये एक्शन कंप्लीट ही शो करते हैं, इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इन्हें हम कहते हैं नॉट पासिंग ओवर। नॉट पासिंग ओवर में और पासिंग ओवर में देखें डिफरेंस ट्रांसिटिव वर्ब्स में। I broke और यहां पे क्वेश्चन आ जाता है what। अब what का आंसर फिर हमें यहां पे लगाना पड़ेगा, I broke a table। ये जो a table है ये है इसका ऑब्जेक्ट और ये वर्ब है जो ट्रांसिटिव बनेगा। फिर है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब में नॉट पासिंग ओवर है, इसमें व्हाट और हु के आंसर की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम पूछते ही नहीं, इसमें वर्ब में ही वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे आई स्माइल्ड। अब आगे आप पूछें व्हाट, तो व्हाट यहाँ पे नहीं बनता। हाँ हाउ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाट और हु आप नहीं पूछते। व्हाट और हु इनका आंसर ऑब्जेक्ट बनना है। बाकी क्वेश्चन जितने आप पूछ रहे हैं वो तो एडवर्ब्स बनेंगे, एडवर्ब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें तो वर्ब देखना है ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव के बाद ऑब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव के बाद नो ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव प्लस ऑब्जेक्ट और इधर नो ऑब्जेक्ट, इधर नहीं। नो ऑब्जेक्ट। Then into regular verbs according to how the forms of the verb are constructed. Into regular and irregular, ये भी हम कह सकते हैं इन्हें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। ये कौन बताएगा कि रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? सर रेगुलर वीक वर्ब्स को कहते हैं जिनके आगे क्या नाम है ईडी डीईडी आ जाता है। क्या आ जाता है? डीईडी। डी या ईडी, वेरी गुड। ये देखिए अब रेगुलर को दूसरा हमने क्या नाम दिया है? वीक। सर वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स ये वो है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आप डी या ईडी ऐड करके इसकी फॉर्म्स बना लेते हैं। और दूसरे इरेगुलर, इरेगुलर का दूसरा नाम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। इनमें क्या होगा? सर इसके अंदर क्या नाम है, ये ईडी डीईडी इनके साथ नहीं आता, ये लहदा बनाते हैं अपने। किस तरह बनाते हैं ये? सर जैसे ले का लेन, लेड, इस टाइप के सर। अच्छा, अगर अगर हम ये करें कि फॉर्म चेंज ही ना करें बिल्कुल, तो फिर भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे। फिर भी इसमें ही है, तो यानी जहां पे डी ईडी लगेगा वीक वही है। जरूरी नहीं कि हम स्पेलिंग चेंज करें, बस डी ईडी अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब वर्ब इरेगुलर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये नॉट अलाउड। V1 प्लस डी स्लैश ई डी नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है इसमें। इसमें चाहे आप स्पेलिंग चेंज कर दें चाहे वर्ड वही रखें, ये इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब होगा। Then auxiliary verbs, these verbs are combined with main verbs in order to describe। अब हैं helping verbs।
सर काइंडली रेगुलर इरेगुलर वर्ब की एग्जांपल्स 2-3 बता देंगे? ये लिख देता हूँ, ये देखिए। वन की एग्जांपल्स देखें पहले। जैसे आपने कहा DIE, इसकी फॉर्म्स क्या होगी? तहरीर बेटा बताना, खुद ही बता दें। डाई से सेकंड फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म डाइड, डाइड। एक वर्ब और, जैसे हेट, इससे फॉर्म्स आपने डी ऐड किया हेटेड, फिर डी ऐड किया तो हेटेड। ये रेगुलर वर्ब्स हैं और वीक हैं। और सेकंड इरेगुलर, गो, वेंट, गॉन। और फिर कट, कट, कट। ये है इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिसमें हम DED नहीं लगा सकते। ओके। Then these verbs are combined with main verbs in order to describe। अब क्या डिस्क्राइब करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स लगा के? डिफरेंट टाइम्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। अब ये है वो जिसे हमने क्या कहा था ना कि एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ये दोनों ने एस्पेक्ट्स ही शो करने हैं। डिफरेंट टाइम्स किस तरह शो करते हैं? एक है कि आई प्ले क्रिकेट, वो किस वक्त खेलते हैं आपने कोई टाइम नहीं बताया, रूटीन है जिसमें आप खेलते होंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये एक आपने इसके अंदर बताया कि मैं इस वक्त खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया अगर आपने इस वक्त की एक्टिविटी बतानी है। फिर इसी तरह डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें फिर वो प्रोग्रेशन और कंप्लीशन वही बातें आ जाती हैं कि जब आप ये बताएंगे कि मैं एक काम कर रहा हूं, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूस भी कहते हैं, और इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ कर लिया कुछ बाकी है, कुछ कंप्लीट हुआ कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीशन की डिग्री में इम्परफेक्ट इसको कहा जाता है, कंटिन्यूस को। और जहां पे हो जाए कंप्लीट वहां पे हम परफेक्ट यूज कर लेते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आई एम ईटिंग लंच, ईटिंग लंच का मतलब ये कि कुछ खा लिया कुछ बाकी है। लेकिन आई हैव ईटन लंच, इसका मतलब कंप्लीट कर दिया। ये एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट। अब देखिए वहां पे आपने एम यूज किया, फिर आपने हैव यूज किया, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो डिफरेंट डिग्रीज बताएंगे। अब इसमें ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। ये दो सेंटेंसेस में लिखता हूं, ये आपने बताना है कि इनमें क्यों ये डिफरेंस आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। I wrote a poem. I have written a poem. ये दो सेंटेंसेस हैं, आई रोट अ पोएम, आई हैव रिटन अ पोएम। इनमें क्या डिफरेंस है दोनों एक्शंस में? हमने क्यों ये यूज किया, एक में प्रेजेंट परफेक्ट एक में पास्ट इंडेफिनिट?
हारून मकबूल। अस्सलाम यस वालेकुम सर, सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पास्ट इंडेफिनिट ऐसा काम जो कि एक पास्ट में हो चुका हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी बेसिकली पास्ट ही है, लेकिन वो रिसेंटली हुआ हुआ है, मतलब वो अभी अभी हुआ है, और पास्ट वो हो चुका हुआ है पहले। अच्छा चलिए, ये आपका एक व्यू आ गया, और देखते हैं जुनेद। इसमें बताया गया कि जो पास्ट में काम हो गया वो पास्ट में हो जाना है, और पर जो सा प्रेजेंट में है उसका लिंक, जो सा प्रेजेंट परफेक्ट है उसका लिंक पास्ट में पर शुरू हुआ था, पर उसका अभी लिंक प्रेजेंट में भी है, यानी कि वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है काम। प्रेजेंट में हो रहा है अभी, तो गड़बड़ हो गई। सर ये दोनों सेंटेंस बेसिकली हैं पास के ही हैं, दोनों जी। पास को ही शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट भी और सेकंड भी। लेकिन फिर सेकंड वन में ये है कि पास को उसने प्रेजेंट के साथ लिंक किया हुआ है। प्रेजेंट के साथ कैसे लिंक करते हैं आप, किस वजह सर से फॉर होता है? एग्जांपल जैसे हम कह लें कि अभी हम खाना खा के निकले थे, लेकिन फ्रेंड ने किसी ने कह दिया कि खाना खाने चले, तो अब आप उसको कह देंगे कि मैं अभी खाना खा के आया हूँ, तो उसने पास को प्रेजेंट के साथ इस तरह से लिंक किया हुआ है। खाना खा के आया हूँ या खाना खा लिया है? खा लिया है। हाँ, वर्ब वो यूज करो ना बेटा, जो जिसमें कंफ्यूजन होनी है वो वर्ब्स, वरना ये तो वर्ब अंदर फिर वो कम वगैरह यूज शुरू हो जाएगा ना, कम का वर्ड आपने यूज कर लिया, वो तो एडिशनल हो जाएगा। तो यस सर। जी, ये है कि जब आप पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट के साथ लिंक करते हैं, उस सूरत में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, हालांकि एक्शन ये भी पास्ट का ही होता है। यानी आपने जब ये कहा कि आई रोट अ पोएम, ये आपने पास्ट में एक एक्शन परफॉर्म किया, वो बता दिया। लेकिन अब है कि प्रेजेंट में इस वक्त किसी ने ये कहा कि आई पोएम लिखें, आप कहते आई हैव रिटन अ पोएम, मैंने तो लिख ली है। ये वही चीज जो है ना, यही वाला ही ये पास्ट, इसी को ही आपने इधर शिफ्ट किया हुआ है। उस पास्ट को जब प्रेजेंट में बात हुई तो आपने वो टेंस चेंज करके उसे प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। होता ही वही है, पास्ट का ही एक्शन है, लेकिन फर्क वहां जाकर पड़ता है जब आप प्रेजेंट के साथ लिंक कर रहे होते हैं इसको। ये फैजान किधर चला गया, हैंड रेज किया था किसने अभी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मतलब माजी की बात हो रही होती है, लेकिन वो माजी बईद होता है, और नहीं 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 प्रेजेंट नहीं नहीं परफेक्ट नहीं जो नहीं नहीं नहीं, वो तो पास्ट परफेक्ट होता है माजी बईद जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ तो पास्ट डेफिनेट की बात हो रही है। चलें सर, मतलब कि वो पास्ट में ही चला जाता है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो माजी करीब के अंदर आई थिंक आ जाती है ये चीज। नहीं, करीब कैसे आप समझते हैं कि काम अभी अभी हुआ इस मतलब वजह से? कि जी अभी अभी हुआ ना नहीं बेटा, काम, ये नहीं है, इस ये वजह। नहीं है, ये नहीं, ये अभी जो बात हुई ना पहले से, बात वही है जी कि पास्ट में, अब देखिए मैंने एक दफा ना ये एग्जांपल किसी क्लास में दी थी कि जैसे एक काम है कि ये खालिस्तान, आप सुनते हैं कि सिख उसके लिए एफर्ट करते रहते हैं खालिस्तान के लिए, तो जी खालिस्तान वाले अपनी एफर्ट करते हुए आपसे कहते हैं कि हम तो हिंदुओं से जान छुड़ाना चाहते हैं, हम अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, आप भी अपना एक मुल्क बनाएं। आप क्या कहते हैं कि हमने तो अपना मुल्क, क्या जी कहेंगे? देखिए सिख कहते हैं कि हम बनाएंगे, आप क्या कहते हैं? हमने
बनाया हुआ है। बना लिया है। कब? 47 में। कितने इयर्स हो गए? 74 इयर्स। तो इसमें रिसेंट पास्ट वाली तो कोई बात नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? सिर्फ है। पास्ट में एक एक्शन जो परफॉर्म किया था, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात हो रही है, आपने अपने उस पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट के साथ लिंक करने के लिए उसी को कन्वर्ट किया प्रेजेंट परफेक्ट में। वरना आप ये कहते हैं कि इसको देखें, आप कहते हैं कि वी मेड अ कंट्री इन 1947, लेकिन जब प्रेजेंट में किसने कहा आओ बनाए मुल्क, अब ये प्रेजेंट के साथ लिंक करने के लिए आपने उसी को कर दिया वी हैव मेड अ कंट्री, हमने बना लिया। माजी करीब कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट माजी करीब ही होता है। इंग्लिश ठीक हो में गया सर। इसको प्रेजेंट कहा जाता है और उर्दू में माजी कहा जाता है, इस वाले टेंस को, हर जगह पे नहीं। ठीक है जी? ठीक है सर, शुक्रिया। वेलकम। एक ही हरकत सी जेडी उठो आके ऊंची आवाज मारी, स्पीकर ऑन सी ते सारी सीधी आवाज तेरी गई विच। ओए नहीं जेड़ा व्हाट्स These verbs are combined with main verbs। ये हो गया। फिर इसमें ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बात थी, जहां पे मैंने ये कहा कि हम कभी कभी जब कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं उसको इम्परफेक्ट भी कह देते हैं कि कुछ हमने काम कर लिया होता है और कुछ बाकी होता है। अगर आप अरबी लैंग्वेज देखेंगे ना, अरबी लैंग्वेज उसमें प्रेजेंट के लिए वो कुछ भी यूज नहीं करते। ये हमने कॉन्टेक्स्ट में से मीनिंग निकालना होता है कि ये प्रेजेंट का मीनिंग है या फ्यूचर का है, वरना वो जो वर्ब यूज कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के लिए यूज हो जाता है। और यहाँ तक भी सुना है कि उस अरबी ग्रामर में तो ये भी हो जाता है कि जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट मानते ही नहीं, वो कहते हैं पास्ट और फ्यूचर ही है। आप कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, वो कहते हैं प्रेजेंट इसमें क्या है, कुछ आपने खा लिया वो पास्ट में चला गया, जो खाना है वो फ्यूचर में, इस वक्त क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये जो है ना अरबी में आप जैसे यूज करते हैं, तो ये डिग्रीज की बात जहाँ पे आती है ना, हम कहते हैं ये है कि अगर काम कोई आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट हो गया, उसके लिए परफेक्ट का एस्पेक्ट आ जाता है, और जो कुछ कर लिया कुछ बाकी है उसे इम्परफेक्ट भी हम कह देते हैं। तो बहरहाल ये जब भी आप हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स इस तरह की चीजें आपको शो करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइम्स और पीरियड्स ऑफ टाइम आ जाएंगे, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन आ जाएंगी, या डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटी और डाउट। इन्हें हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स हैं जो ये शो करते हैं कि कोई सर्टन बात हो रही है या डाउट है। जैसे किसी ने कहा कि क्या आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ हो रहा है, आप कहते मे बी। अब ये मे जो आप यूज करें, मे बी तो है, परहैप्स एडवर्ब यूज कर दिया आपने। आप कहते हैं द एग्जामिनेशन मे टेक प्लेस, मे, ये मे जो है ये आप डाउट शो कर रहे हैं, लेकिन सर्टेनिटी जहां पे आ जाती है कि आई विल डू दिस जॉब, सर्टन, ये विल जो आपने यूज किया इसमें, ये सर्टेनिटी को शो करने के लिए आपने मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया हुआ है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। A verb is a word that describes activities, processes, states of being and states of mind. Definition में tense क्या है? A set of forms taken by a verb to indicate the time and sometimes the continuance or completeness. ये पीछे भी जो दो चीजें गुजरी हैं, ये जिसे हमने imperfect या continuous या progressive कहा, और दूसरा completeness है जिसे perfect tense आ जाता है इसमें। तो टेंस बेसिकली इसका काम क्या है? टेम्पस एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, टेम्पस से ही ये चेंज होकर टेंस बना है जिसका मीनिंग है टाइम। तो ये एक वर्ब से ही हमें असल में पता चलता है कि कौन सा टेंस है। वर्ब के अलावा कोई चीज बता नहीं सकती टेंस कौन सा। ये जो हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं तो ये सारी वर्ब बेस्ड बात हो रही होती है, क्योंकि आपने कहा कि आई ईट एप्पल्स, और एक है कि आई एट एप्पल्स। हम ये जो प्रेजेंट पास्ट कहेंगे ईट और एट को देख के कहेंगे, बाकी तो किसी वर्ड से नहीं पता चलता कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट या फ्यूचर। तो टेंस बेसिकली इसको वर्ब टेंस भी कहा जाता है। जब वर्ब की बात आती है तो वर्ब से ही जो है टेंस बनता है, तो टेंस को वर्ब टेंस भी कहा जाता है। वो इसलिए
कि हमारा जो काम यहाँ पे है वो वर्ब के साथ है, इस वजह से वर्ब जो है टेंस बनाता है, फिर हम टेंस को वर्ब टेंस कह देते हैं। फिर है एस्पेक्ट, a form of a verb which expresses a feature of the action related to time such as completion or duration। अब एस्पेक्ट जो है ना, ये इसने आगे बताना है कि प्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट के भी तो डिफरेंट पार्ट्स हैं। प्रेजेंट में सारी चीजें एक वक्त की थोड़ी होती हैं कि ये कहना कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, एक है मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, एक है मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, एक है मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये तो डिफरेंट टाइम स्ट्रेचेस आप बता रहे हैं। कहीं पे आप कंप्लीशन शो कर रहे हैं, कहीं पे ड्यूरेशन है कि 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ। तो ये चीजें एस्पेक्ट्स में हैं। एस्पेक्ट में आपको बता देता हूँ इसमें ये देखें, ये बुक में आपके नहीं है, ये मैंने एडिशनली इसमें ऐड कर दिया था कि आप जरा इसको देख लें कि एस्पेक्ट क्या होता है। ऑल वर्ब्स हैव बोथ टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स। हर वर्ब में टेंस भी है और एस्पेक्ट भी है। टेंस तो मैंने बताया कि जैसे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करते हैं तो ये टेंसेस हैं। आगे है उसके एस्पेक्ट्स, बिकॉज देयर आर 3 वर्ब टेंसेस एंड 4 वर्ब एस्पेक्ट्स, देयर आर 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट। 3 तो वर्ब टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 4 उनके एस्पेक्ट्स हैं वर्ब के। उसकी वजह से 12 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, जिन्हें फिर हम कहते हैं कि ये 12 टेंसेस हैं। वर्ब टेंसेस क्या है? वर्ब, द वर्ब कंटेन्स द एक्शन और बीइंग ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि किसी भी सेंटेंस की जो बीइंग या डूइंग शो की जाती है वो वर्ब के अंदर ही पाई जाती है। विदाउट वर्ब्स वी कैन नॉट टॉक अबाउट ईटिंग, प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, बीइंग एटसेट्रा। यानी आप अपनी कोई एक्टिविटी या अपनी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के बगैर बता भी नहीं सकते। वर्ब होगा तो आप इनको बताएंगे, अदरवाइज आपको कोई पता नहीं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। 3 वर्ब टेंसेस, पहले वर्ब, अब वर्ब टेंस, फिर वर्ब के एस्पेक्ट्स आएंगे 4। अब वर्ब टेंसेस क्या है? अब वर्ब टेंसेस लिखा गया, टेंस आना था। अब वर्ब टेंस कंटेन्स टाइम ऑफ द एक्शन। अब एक्शन देखें, वर्ब हमने ये तो मान लिया कि वर्ब के अंदर एक्शन है, लेकिन किस वक्त का, वो टेंस वर्ब ने बताना है। किस तरह से? विदाउट वर्ब टेंसेस वी कैन नॉट टॉक अबाउट व्हेन वी डिड द थिंग्स। हमने काम कब किया, ये वर्ब के अलावा कोई चीज नहीं बता सकती। हाउ कैन वी टॉक अबाउट यस्टरडे और फ्यूचर? कल की बात किस तरह करेंगे, फ्यूचर की बात किस तरह होगी, ये वर्ब ने बताना है। वी नीड वर्ब टेंसेस टू टॉक अबाउट टाइम। तो अगर हम वर्ब टेंसेस की बात करना चाहें तो हमें, यानी टाइम की बात करना चाहें तो वर्ब टेंस की जरूरत पड़ेगी। 4 एस्पेक्ट्स। एन एस्पेक्ट रिफर्स टू द टाइमिंग ऑफ द वर्ब। अब एक तो है कि हमने वर्ब यूज कर लिया प्रेजेंट के लिए, लेकिन प्रेजेंट के भी आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब जो पार्ट आप बताना चाहेंगे वर्ब के थ्रू, वो एस्पेक्ट होगा, वो वर्ब में ऐड हो जाएगा। इट टेल्स वेदर द एक्शन अकर्स इन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम। सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम जिसे हम इंडेफिनिट कह देते हैं। फिर कंटिन्यूसली है, अगर तो कंटिन्यूसली, या रिपेटिटिवली है, रिपेटिटिवली इसे हम ये प्रोग्रेशन का या कंटिन्यूस का एस्पेक्ट कहते हैं। ऑल वर्ब्स have both tense and aspect. There are 4 aspects. Simple, जिसे indefinite भी कहा जाता है, फिर progressive है, फिर perfect और फिर perfect progressive। अब इनकी एग्जांपल्स देखें कि simple क्या है। The simple aspect is used to express a single action, a repeated action or a permanent state। आप देखें ये डिफरेंट सेंटेंसेस से पता चलेगा कि सिंगल एक्शन क्या है। मरियम रोट एन एसे, ये एक सिंगल टाइम का आपने एक एक्शन बता दिया। परमानेंट स्टेट क्या है? अली इज अ फेमस डॉक्टर, परमानेंट स्टेट है उसकी, ये आपने इंडेफिनिट में बताया। ये भी, यानी सिंगल एक्शन बताना हो तो इंडेफिनिट, परमानेंट स्टेट बतानी हो फिर भी इंडेफिनिट, और रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन बताना हो वो आई प्ले क्रिकेट डेली, अब ये बार बार खेलते हैं, इसके लिए भी आपने इनडेफिनिट का एस्पेक्ट यूज किया। प्रोग्रेसिव क्या है? द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस एक्शंस, वो एक्शन जो हो रहा होता है, चल रहा होता है। कंटिन्यूस एक्शन क्या है? आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। फिर है परफेक्ट। द परफेक्ट एस्पेक्ट इज यूज्ड टू डिस्कस कंप्लीटेड एक्शंस। एक्शंस कंप्लीट हो जाएं तो उनके लिए हम परफेक्ट का एस्पेक्ट यूज करते हैं। इट इज फाउंड बाय कंबाइनिंग
have with a past participle. have से मुराद सिर्फ have नहीं है, बल्कि have से मुराद है कि इसकी जितनी फॉर्म्स बन सकती हैं वो आप यूज करेंगे। have की कितनी फॉर्म्स हैं, ये कौन बताएगा? As a helping verb, have की कितनी फॉर्म्स हैं? Raise your hands please. Yes, Amis. सर 4 फॉर्म्स हैं इसकी। कौन कौन सी? हैव, हैज, हैविंग, हैड। हैविंग किसका यूज करेंगे आप? सर किसी चीज का के कोई चीज चाहिए होगी कि नहीं? सर नहीं मेरे बेटा, ख्याल से मैं गलत बताता हो हूँ, गया। बात असल में हुई थी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की, ठीक है ना। मैंने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पूछा कि इसकी फॉर्म्स आपकी ठीक है। जब आप इस तरह यूज करते हैं ना, जैसे हैविंग बीन इंसल्टेड, अब देखिए हैविंग भी यूज किया, बीन भी यूज किया, आगे इंसल्टेड यूज किया आपने, वर्ब जाके आगे, तो हैविंग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो जाता है, ठीक है आपकी फॉर्म्स। ये कई दफा हम ये यूज कर रहे होते हैं सेंटेंसेस, आई हैव हैड, ये इकट्ठे भी यूज हो जाते हैं ऐसे। यस सर अमीस। अगर हैव सर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो जाएगा, फिर हैड सर वर्ब की फॉर्म वेरी पे गुड। तौर पे हो जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या होगा? आई हैव हैड। सर क्या नाम है, कोई काम को शो किसी चीज के पोजेशन को शो करेगा मेरे ख्याल से ये। हाँ ठीक है, पोजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, खाने के लिए भी यूज हो जाता है, आई हैव हैड मील, आई हैव ईटन मील की बजाय। गुड। अच्छा जी, अब इसमें परफेक्ट, इसमें आप हैव की कोई भी फॉर्म आ जाएगी और साथ हम पास्ट पार्टिसिपल, जिसे थर्ड फॉर्म आप कहते हैं, वो यूज करेंगे। जैसे आई हैव ईटन मील, इसमें स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, यानी स्टार्ट हुआ एक्शन और खत्म हो गया, मतलब क्या है कि कंप्लीट कर दिया हमने इस एक्शन को। और ये हमने यूज क्यों किया कि पास्ट को हमने प्रेजेंट के साथ ज्वाइन किया। यहाँ पे आगे है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। द परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंबाइंस द परफेक्ट एंड द प्रोग्रेसिव टू रिफर टू द कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूस एक्शन। वो जो कंटिन्यूस एक्शन है उसमें से कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी है, इसलिए वो दो इसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि जो कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट में चला गया और जो जारी है वो प्रोग्रेसिव में आ जाएगा। तो कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूस एक्शन के साथ आई विल हैव बीन कंपोजिंग अ पोएम। विल हैव बीन यानी कुछ आप कर चुके होंगे, कुछ कर रहे होंगे, इस तरह से आप इसको यूज करते हैं, ये एस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि देयर आर यूज्ड, सॉरी, टेंसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये जहाँ पे डेफिनेशन है उनके बाद आगे मैं यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ। टेंसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन द एक्शन और स्टेट अकर्स और अकर्ड, कि कोई भी एक्शन या स्टेट कब हुआ या कब होता है। एस्पेक्ट इज अबाउट वेदर एक्शंस और स्टेट्स आर कंप्लीटेड और कंटिन्यूइंग। एस्पेक्ट्स ने इस तरह की चीजें बतानी होती हैं कि कंप्लीट हो गया या जारी है अभी। परफेक्ट टेंसेस शो दैट एन एक्शन इज कंप्लीटेड। परफेक्ट टेंस ने ये शो करना है कि एक्शन कंप्लीट हो गया। प्रोग्रेसिव टेंसेस शो ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी, और जो प्रोग्रेसिव हैं इन्होंने ये शो करना है कि अभी चल रहा है। The progressive aspect is also described as imperfect or continuous. इसको imperfect या continuous tense भी कहा जाता है। Tenses without auxiliary verbs. All main verbs have two simple tenses. जितने भी verbs हैं वो सिर्फ दो ही tenses बना सकते हैं without auxiliary verbs. कौन कौन से? एक simple present tense और एक simple past tense. Other tenses are formed using auxiliary verbs. For example, be, have और will. ये एग्जांपल्स ने हेल्पिंग वर्ब्स की दी हैं।
तो सारे टेंसेस सॉरी सारे वर्ब्स जितने भी वर्ब्स हैं सिर्फ दो टेंसेस वो हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर बना सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, और वो भी सिर्फ इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। दैट्स इट। Now if you people have got any questions you can raise your hands, otherwise it's all over from me and see you in business communication class. Okay then, assalamu alaikum.